नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बंगाल विजय तथा प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में। प्लासी और बक्सर का ये दोनों युद्ध इतना निर्णायक था जिस युद्ध से अंग्रेजों की सत्ता बंगाल में स्थापित हो गई। तो सबसे पहले चर्चा हम करेंगे औरंगजेब के बारे में। दोस्तों औरंगजेब जो थे, इन्होंने 1700 ईस्वी में जो मुर्शिद कुली खान थे, इनको बंगाल का दीवान बना दिया। जब इनको बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया, फिर जो फर्रुखसियर थे, ये उत्तर मुगल कालीन बादशाह थे। फर्रुखसियर ने 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया। पहले तो ये बने दीवान, उसके बाद भैया फर्रुखसियर ने इनको क्या बना दिया, सूबेदार। जब फर्रुखसियर ने इनको सूबेदार बना दिया तो बंगाल के साथ साथ उड़ीसा की भी इनको दे दिया गया, इनको उड़ीसा भी प्रदान कर दिया गया। अब हम बात करेंगे मुर्शिद कुली खान के बारे में। मुर्शिद कुली खान ने 1700 से लेकर 1727 तक शासन किया। मुर्शिद कुली खान बंगाल में स्वतंत्र राज्य स्थापित किए और उन्होंने राजधानी जो ढाका थी उस समय राजधानी, उस राजधानी को स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया। मुर्शिद कुली खान ने जागीरदारी व्यवस्था का प्रबंध किया, साथ ही साथ जो खालसा खालसा मतलब होती है सरकारी भूमि, इस पर भी नियंत्रण रखा। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका दामाद था सुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खान का क्या था, ये दामाद था। क्यों? क्योंकि मुर्शिद कुली खां के पास कोई भी पुत्र नहीं था। पुत्र के अभाव में उनका जो दामाद था वो बंगाल का नवाब बना। जब बंगाल का नवाब सुजाउद्दीन बना तो उसने बिहार पर अधिकार किया। ठीक है, बिहार के क्षेत्र को अपने अधीन किया सुजाउद्दीन ने, और वहां का जो नायब सूबेदार था वो अली वर्दी खां को बना दिया। ठीक है, तो देखिए सुजाउद्दीन ने बिहार पर अधिकार किया और उसके बाद वहां का नायब सूबेदार किसको बनाया, अली वर्दी खां को। 1739 में सुजाउद्दीन की मौत हो गई। जब इनकी मौत हो गई तो जो सरफराज खान थे, ये बंगाल के नवाब बन जाते हैं। सरफराज खान जब बंगाल के नवाब बनते हैं तो जो अली वर्दी खां थे, जिसको बिहार का नायब सूबेदार बनाया था, वो थोड़ा गुस्सा में आ जाता है। कहता भैया नवाब कैसे ये बन गया सरफराज खां, हमको भी बनना है। तो एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं गिरिया का युद्ध। ये युद्ध 1740 ईस्वी में होता है। और किसके किसके बीच ये युद्ध होता है, अली वर्दी खान और सरफराज खान के बीच में। ये बंगाल का नवाब बन गया था, ये बिहार का नायब सूबेदार रहता है। ठीक है, इसके और इसके बीच युद्ध होता है। किसके लिए, नवाब बनने के लिए, बंगाल का नवाब बनने के लिए। ठीक है, इस युद्ध में जो सरफराज खान है ये हार जाते हैं और अली वर्दी खान जीत जाते हैं। सरफराज खान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अली वर्दी खान बंगाल के नवाब बन जाते हैं। ठीक है, देखिए पहले ये बिहार का सूबेदार था भैया, अब सीधे ये बन गया नवाब। ठीक है, अली वर्दी खान 1740 से 56 ईस्वी तक नवाब रहता है। और इनका एक लेख बहुत प्रसिद्ध है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि उन्होंने ये कहा कि अंग्रेज जो हैं वो एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है। ठीक है, अगर उन्हें छेड़ा जाएगा तो छोड़ा जाएगा तो शहद देंगी, अगर छेड़ा जाएगा तो काट लेंगी। ठीक है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ छोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अली वर्दी खां का जो कथन था कि अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते के समान है, यदि उनको छोड़ा जाए तो शहद और यदि छेड़ा जाए तो काट लेंगी। अली वर्दी खान की 3 पुत्री थी और उन तीनों पुत्री में जो सबसे छोटी पुत्री थी, ठीक है, सबसे छोटी पुत्री जो थी उसका पुत्र था सिराजुद्दौला। ठीक है, अली वर्दी खां की 3 बेटी, तीनों में जो सबसे छोटी थी उसका जो बेटा था वो था सिराजुद्दौला। ठीक है, और सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी अली वर्दी खां घोषित कर दिया। ठीक है, फिर सिराजुद्दौला जब शासन की गद्दी पर बैठता है 56 में, ठीक है, तो उसके शासन में क्या होता है कि जो अंग्रेज थे वो अपनी मर्जी से कोठी और कारखानों की किलेबंदी करने लगे। ठीक है, मतलब अपनी मनमानी अंग्रेज ज्यादा करने लगे, जिससे सिराजुद्दौला काफी नाराज हो गया और
जब सिराजुद्दौला नाराज हो गया तो उसने क्या किया, कासिम बाजार और वो कोलकाता पर उसने अपना अधिकार कर लिया और कोलकाता का नाम बदलकर उसने अलीनगर रख दिया। ठीक है, तो कोलकाता का नाम बदलकर अलीनगर किसने रखा, सिराजुद्दौला ने। और अलीनगर का प्रमुख जो बनाया वो मणिक चंद्र को। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये जो मणिक चंद्र था ये कैसे गद्दारी करता है और कैसे पैसे लेकर इस अलीनगर को यानी कोलकाता को अंग्रेजों के हाथ बेच देता है। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आते हैं हम ब्लैक हॉल की घटना को। ठीक है, ब्लैक हॉल, इस घटना में क्या था। ये घटना 1756 में घटी, ब्लैक हॉल की घटना। इस घटना का उल्लेख करते हैं हालवेल। ये गवर्नर रहते हैं 1760 में, लेकिन ये अस्थाई गवर्नर नहीं रहते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जो सिराजुद्दौला था उसने 146 अंग्रेजों महिला बच्चों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया, जो 18 फीट लंबी और 14 फीट 10 इंच चौड़ी कोठरी थी। उस कोठरी में जब अगले दिन ये कोठरी खुली तो उसमें सिर्फ 23 लोग जीवित बचे थे। मतलब 146 में से सिर्फ 23 लोग जीवित बचे, बाकी सबकी मौत हो गई। उन 23 लोग में से एक हार्वेल भी था। कुछ लोगों का कहना ये घटना काल्पनिक थी, लेकिन इसका कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। जब इस घटना की जानकारी लॉर्ड क्लाइव को होती है तो क्लाइव और वाटसन अपनी सेना लेकर बंगाल पहुंच जाते हैं और क्लाइव कुछ पैसे देकर यानी रिश्वत देकर मणिकचंद्र को, जो कि कोलकाता का प्रमुख रहता है, उसको खरीद लेता है और कलकत्ता को क्लाइव अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 ईस्वी में। ठीक है, और दोस्तों इस अलीनगर की संधि में क्या होता है, इस अलीनगर की संधि में ये होता है कि अंग्रेजों ने अपना अधिकार और विशेष अधिकार को प्राप्त कर लिए नवाब कंपनी को हर्जाना वहन करेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि नवाब ने अंग्रेजों को किले बंदी करने और सिक्के को ढालने की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, अलीनगर की संधि से ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, सिर्फ इतना याद रखिए कि अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में हुई थी। देखिए सिराजुद्दौला तो बहुत प्रतापी था, लेकिन उसके कुछ भेदी थे, कुछ यूं कहें तो विभीषण थे, जिसके कारण वो अपने युद्ध को हारा। सबसे पहला, उसकी जो मौसी थी जिनका नाम था घसीटी बेगम, ये सब उसके विरोधी हैं। नवाब का दीवान राय दुर्लभ, मीर जाफर जो कि नवाब का सेनापति रहता है, और पुड़िया का नवाब शौकत जंग, नाजिया का प्रमुख व्यापारी आमीन चंद। ठीक है, ये सभी ने गद्दारी की, तब जाकर वो हारा। अब बात करेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। दोस्तों प्लासी का युद्ध बहुत ही प्रमुख युद्ध है, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि किन पक्षों में युद्ध हुआ, किस स्थान पे हुआ और इस युद्ध का क्या परिणाम था। दोस्तों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध जो था ये सिराजुद्दौला, ठीक है, और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर तब हुए नहीं थे, इसी के बाद जब ये युद्ध जीतेंगे उसके बाद इनको गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, तो दो पक्ष में हुआ, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। अब ये युद्ध किस स्थान पे हुआ, तो ये युद्ध हुआ बंगाल के नादिया जिले में प्लासी नामक गांव के पास भागीरथी नदी के तट पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्लासी का युद्ध किस स्थान पे हुआ, तो भागीरथी नदी के तट पर। स्थान याद करने के साथ साथ आप उस नदी के तट पर भी जानेंगे जहां ये युद्ध हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेजों की विजय होती है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है, क्योंकि उसके अपने सेनापति जो मीर जाफर रहता है उसने गद्दारी कर देती है। तो मीर जाफर की गद्दारी के कारण प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार जाता है और लॉर्ड क्लाइव इस युद्ध को जीत लेता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मीर जाफर के बारे में।
जब सिराजुद्दौला युद्ध हार जाता है और मारा जाता है तो क्लाइव मीर जाफर से खुश होकर, इसकी दोगलेबाजी से खुश होकर इसको बंगाल का नवाब बना देता है। ठीक है, जब जाफर नवाब बन गया तब कंपनी को किंग मेकर कहा गया। किंग मेकर से मतलब ये है कि कंपनी जिसको चाहे भैया उसको नवाब बना दे, जिसको चाहे उसको भिखारी। ठीक है, सब कंपनी के इशारों पे नाचते थे। ठीक, तो मीर जाफर उन्हीं में से एक था। अंग्रेजों को मीर जाफर ने 20 लाख, कितना, 20 लाख रुपए दिए। साथ ही साथ क्लाइव को, जो लॉर्ड क्लाइव थे, उनको 2,34,000 पाउंड की धनराशि भी दिए। ठीक है, इसी कारण ये जो क्लाइव को इतना पैसा दे दिया ना, इसी कारण इसको क्लाइव का गधा, क्या कहा गया, क्लाइव का गधा अथवा गीदड़। इसको, मीर जाफर को। इसने अंग्रेजों की शोषण नीति को समझ लिया। जब ये जान गया कि अंग्रेज आर्थिक शोषण करने लगे हैं और इसके चंगुल से निकलना है, तो जाफर क्या किए भैया कि डचों से हाथ मिला लेते हैं। जब अंग्रेजों को पता चलता है कि मीर जाफर डचों के संपर्क में आकर हमारे विरुद्ध जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हार्वेल जो उस समय रहते हैं वो इसकी जानकारी वेंसीटाट को देते हैं। वेंसीटाट को जब इसकी जानकारी होती है, जो कि उस समय के अस्थाई गवर्नर रहते हैं, वो फिर मीर जाफर को नवाब के पद से हटा देते हैं और मीर कासिम को नवाब बनाते हैं। देखिए दोस्तों, अंग्रेज कितने चालाक थे। जब ये जाने कि ये हमसे गद्दारी कर रहा है, ठीक है, जब ये गद्दारी कर रहा है तो इन्होंने इसको हटाकर कासिम को बना दिया। किसको, मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब देखिए, जब मीर कासिम नवाब बना तो उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेल कर दी। ठीक है, अली वर्दी खान ने मुर्शिदाबाद की थी ढाका से, मीर कासिम में मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो कि बिहार में पड़ता है, वहां बदल दी। उसके बाद मुंगेर में ही अपना बंदूकों का कारखाना उसने स्थापित किया, जहां पर सेनाओं को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता था, उच्च कोटि का। गुलाम हुसैन ये एक लेखक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक सियार उल मुत्तमखैनिन, ठीक है, सियार उल मुत्तखैरिन, इसमें मीर कासिम के प्रशासन की प्रशंसा की है। ठीक है, तो मीर कासिम का प्रशासन इतना अच्छा था जिसकी प्रशंसा गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक में करी। 1763 में मीर कासिम ने सभी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का आदेश दे दिया। ठीक है, अब भैया यही छोटी गलती कर दिया मीर कासिम। मीर जाफर तो डचों के साथ मिल गया इसलिए उसको हटाए। अब मीर कासिम जो था, ये बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का आदेश दिया। यही शुल्क मुक्त व्यापार का आदेश इसको भारी पड़ गया। कैसे भारी पड़ गया? हुआ ये कि जो वेंसीटाट था वो नाराज हो गया। ठीक है, जब नाराज हो गया तो उसने कासिम को हटा दिया कि भाग जाओ तुम, और फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया। तो देखिए, पहले मीर जाफर था, फिर कासिम आया, फिर से मीर जाफर आ गया। ठीक है, पुनः मीर जाफर नवाब बना। और जब मीर जाफर नवाब बना, इसी समय बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, और उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो था वेंसीटाट, और मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तब हम चर्चा करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। ठीक है दोस्तों, बक्सर का युद्ध जो था 1764 में हुआ था। ये युद्ध बक्सर में हुआ था, जो कि बिहार में है। ठीक है, बक्सर में हुआ था, इसी कारण इसको बक्सर का युद्ध कहा गया। दोस्तों, ये युद्ध दो पक्ष के बीच में हुआ था। ठीक है, पहला पक्ष जिसमें मीर कासिम रहते हैं, और पहले पक्ष मीर कासिम, शाह आलम और सुजाउद्दौला। मीर कासिम भूतपूर्व नवाब रहते हैं, शाह आलम मुगल बादशाह रहते हैं, और जो सुजाउद्दौला हैं ये अवध के नवाब थे। ठीक है, तो इसने अपनी टीम बना ली कि भैया हमारी टीम में 3 लोग हैं, और उधर सिर्फ अकेला हेक्टर मुनरो था जो कि ब्रिटिश सेनापति था। ये बहुत ही शक्तिशाली था हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो ये देखिए नाइंसाफी, यहाँ तो 3 लोग हैं, वहां बेचारा अकेला। अब क्या होगा? होगा क्या? जीत होती है हेक्टर मुनरो की। किसकी जीत होती है? हेक्टर मुनरो की। दोस्तों, इस युद्ध में
जीत होती है हेक्टर मुनरो की कैसे? होता ये है कि जो मीर कासिम है, युद्ध का पल्ला जब भारी होता है तो मीर कासिम जो है युद्ध में से भाग जाता है। ठीक है। जब मीर कासिम युद्ध से भाग जाता है तो बचते हैं शाह आलम और सुजाउद्दौला। अब इनके साथ क्या होता है? इनके साथ ये होता है कि इन दोनों को इलाहाबाद के किले में कैद कर दिया जाता है और पेंशन भोगी बनाकर रखा जाता है। ठीक है। सुजाउद्दौला और शाह आलम, इन दोनों को पेंशन भोगी बना दिया जाता है। और कहा यह जाता है कि बक्सर का जो युद्ध था, इसी युद्ध से अंग्रेजों की, जो अंग्रेज साम्राज्य था उसकी वास्तविक स्थापना इसी बक्सर के युद्ध से होती है। तो देखिए ये तीन थे और ये अकेला था हेक्टर मुनरो, फिर भी ये जीत गया। तो इस तरह से बक्सर का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। अब हम थोड़ी बात करेंगे नजीमुद्दौला के बारे में। दोस्तों नजीम जो था, ये मीर जाफर की जब मौत हो जाती है ना, जब मीर जाफर की मौत होती है तब नजीम शासक बनता है 1765 में। तब ये बहुत छोटा रहता है, अल्पवयस्क रहता है। तो कंपनी के हाथों में सब शक्ति रहती है। अब कंपनी जैसा चाहती थी उसी तरह इसको नचाती थी। कंपनी जो चाहे वो करती थी। अब ये बाबू छोटे थे तो छोटे बाबू क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ सुने। ठीक है। तो इसी के समय क्लाइव जो था, लॉर्ड क्लाइव, वो फिर से भारत आया। जब ये क्लाइव भारत आया तो दो संधियां हुई। एक इलाहाबाद की संधि पहली और एक दूसरी। जो इलाहाबाद की पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 को, उसमें ये हुआ कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगह की दीवानी शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को मिल गई। ठीक है। क्लाइव ने इन तीनों उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यहाँ की दीवानी प्राप्त कर ली। और जो दूसरी संधि हुई इलाहाबाद की 17 अगस्त 1765 में, उसमें अवध, इसमें ये हुआ ना इस संधि में कि जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, वो कंपनी को 50 लाख रुपए देगा। ठीक है। कंपनी को 50 लाख रुपए देगा। साथ ही साथ अपनी सैन्य टुकड़ी वहां से हटा देगा और वहां जो सैन्य सेना रहेगी वो कंपनी की रहेगी, और कंपनी की सेना का जो भी खर्च होगा वो यही सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है यही देगा। तो दोस्तों आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या था, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है। तो पहले प्लासी का युद्ध आपको रिवाइज करा देता हूँ कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। इस युद्ध में क्लाइव की विजय होती है। ठीक है। क्लाइव की विजय होती है। अब फिर से आते हैं बक्सर के युद्ध में। दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ठीक है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और इस युद्ध में दो पक्ष होते हैं, पहला मीर कासिम के चेले और दूसरा हेक्टर मुनरो। इसमें तीन हैं, एक मुगल बादशाह है शाह आलम, और एक सुजाउद्दौला है जो कि अवध का है, और मीर कासिम को तो आप जान ही रहे हैं जो कि नवाब बनता है। उसके बाद कंपनी इसको भगा देती है, फिर दूसरे को नवाब बनाती है, तो ये बागी बन जाता है। तो इन दोनों में युद्ध होता है और इस युद्ध का विजेता हेक्टर मुनरो होता है। ठीक है। तो इस तरह से बक्सर का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। और कहा यह भी जाता है कि इसी बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों की सत्ता, वास्तविक सत्ता की स्थापना इसी बक्सर के युद्ध से होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और शेयर आप करिए या मत करिए, लेकिन लाइक प्लीज, एक लाइक तो ठोक दीजिए आप। ठीक है।